हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हिंदी भाषा और साहित्य इकाई 1 को शुरू करने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम करेंगे भाषा। ठीक है, उसका जो सामान्य परिचय है वहाँ से ये इसको करेंगे आज हम शुरू। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर, विद्वानों के विभिन्न मत हैं, पर सिंपल सा याद रखिएगा कि वर्तमान में विश्व में जो है वो 6000 से अधिक भाषाएं जो है वो बोली जाती है। ठीक है, संसार के सभी भाषाओं का अध्ययन 2 प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाषाओं के मतलब भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है। तो 2 आधार पर किया गया है। कौन कौन से हैं? आकृति मूलक वर्गीकरण है आपका, और पारिवारिक वर्गीकरण है। ठीक है, अब आधार अगर पूछा जाए तो रचना तत्व, वाक्य और पद रचना। ठीक है, मतलब कि आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, ठीक है, जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है? तो वो वाक्य और पद रचना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और जो आपका पारिवारिक वर्गीकरण है वो आपका इतिहास के आधार पर किया जाता है। तो इतिहास ही जो है वो आपका ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये जो है आपका इतिहास के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है, जबकि आपका वाक्य और पद रचना के आधार पर आपका जो है वो आकृति मूलक वर्गीकरण किया जाता है। चलिए जल्दी से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे जो आपका आकृति मूलक वर्गीकरण आता है, इसमें रूपात्मकता वर्गीकरण है, रचनात्मक वर्गीकरण है, व्याकरणिक जो वर्गीकरण है वो है, वाक्यात्मक है, पदात्मक है और पदाश्रित है। ठीक है, ये हैं आपके। और एक बात और याद रखिएगा कि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये भी पूछा जाता है कितने आधार पर किया जाता है। तो आपका जो है देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये 6 आधार पर किया जाता है, जबकि आपका जो पारिवारिक वर्गीकरण है ये आपका 2 आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो ये प्रोफेसर श्लेगल ने किया था, जबकि पारिवारिक वर्गीकरण के 6 बातों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, पर इसका जो मतलब वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है वो 6 आधार पर, पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक, इसके आधार पर जो है ये किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर श्लेगल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये संस्कृत के अध्यापक हैं। ठीक है, जो प्रोफेसर श्लेगल हैं ये जो है ये आपके संस्कृत के अध्यापक हैं। ठीक है, जिन्होंने विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के 2 भाग किए गए हैं, अयोगात्मक है और योगात्मक भाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर मतलब तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि भोलानाथ तिवारी और जो आपके विल्हेम वॉन हमवोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या जो 13 मानी है। तो आप याद रखिए कि भोलानाथ तिवारी ने जो है, और साथ में जो आपकी वोल्ट है, मतलब भोलानाथ बहुत बोल्ड था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि भोलानाथ बहुत बोल्ड था, क्योंकि वो मतलब 13 ही करता रहता था। ठीक है, और उसके बाद आपके जो आते हैं वो फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या जो है वो 100 मानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बना है, तो बन भी सकता है, बट ये तो बहुत बार बन चुका है। ठीक है, निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को जो है वो प्रमुखता दी गई है। तो आपको बताइए, क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाषा परिवार जो है इसके कितने क्षेत्र होते हैं? तो निर्विवादित मतलब जिसमें कोई भी विवाद नहीं है। ठीक है, सर्वमान्य मत से आपके जो भाषा के जो मतलब ये आते हैं, क्षेत्र आते हैं, ये आपके 4 भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, और उसके अंतर्गत आपके 18 भाषा परिवारों को जो है वो रखा गया है। चलिए देखते हैं जल्दी से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोपीय और यूरोप एशिया। ठीक है, जिसको यूरेशिया या यूरोप एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके जो हैं वो कितने परिवार आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपके 10 परिवार आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बन चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बने हैं मैं वो भी आपको साथ में बता रही हूँ कि आपको यहाँ से ये पूछा जाता है यूरेशिया या यूरोप एशिया का जो परिवार है इसके अंतर्गत कितने भाषा परिवार आते हैं? तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत आपके 10 भाषा परिवार जो है वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं जल्दी से देखते हैं। एक आता है आपका भारूपीय यानी भारत यूरोपीय, दूसरा आता है द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुश की उरुलाई ताई परिवार, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है, अति उत्तरी हाइप्सकोबोरी और बास परिवार है, सामी हामी परिवार भी आपका इसमें आता है।
दूसरा आता है आपका अफ्रीका भूखंड, ठीक है। तो इसमें आपके कितने हैं, तो इसमें आपके 3 ही परिवार आते हैं। सुदानी परिवार है, बंटू परिवार है, तोत और वुशमैनी परिवार है, ठीक है। प्रशांति महासागर आता है, इसमें अभी आपके 4 परिवार आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मलई पोलिनेशियाई परिवार आता है, ठीक है। आपका जो आता है ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिवार जो है इसमें आता है। और अमेरिका भूखंड में एक ही परिवार आता है, आपका अमेरिकी परिवार आता है, ठीक है। इनका क्रम भी जरूर याद रखिएगा, पहले यूरेशिया परिवार आता है, फिर अफ्रीका परिवार आता है, फिर प्रशांत और फिर अमेरिका परिवार आता है, ठीक है। यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत, अमेरिका, ठीक है। यू मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, UA, ठीक है, PA, ठीक है, UAPA, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा इजी रहेगा, है ना। भारोपी परिवार की अगर बात करें तो भारोपी परिवार के अन्य नाम जो हैं वो इंडो जर्मनिक, भारत, हिती परिवार, आर्य भाषा परिवार, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। आई होप आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इसको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आती है वो ये आती है कि जो आपका ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 भाषाएं हैं, ठीक है। सॉरी, कितनी, 10 भाषाएं हैं। तो जो मतलब ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की कितनी है, 10 भाषाएं हैं। ये आपके ध्वनि की बात हो रही है, ठीक है। वो 10 हैं। अब ये 10 तो हैं पूरे, मतलब ये भारोपी परिवार की 10 भाषाओं की बात हो रही है, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, सतम वर्ग है आपका और केतुम वर्ग है ना। अब सतम वर्ग और केतुम वर्ग की अगर हम बात करें तो जो सतम वर्ग है इसके अंतर्गत जो है वो आपके जो है वो मतलब 4 ही आते हैं, ठीक है। 4 ही आते हैं आपके परिवार जो आते हैं, ठीक है। भारत ईरानी आर्य परिवार आता है, ठीक है। और बाल्टो, स्लाविक, महारूसी, यूरानी, चेक स्लोवाकी, बुलारी, पोली, सर्बोकोती, स्लोवेली, है ना, अर्मीनो और अल्बानी, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल एक मतलब ऐसे याद कर सकते हो इसको कि जो ईरान वाले जो लोग हैं ना, सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हो कि ईरान वाले जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो मतलब स्लाविक, मतलब वो ना महारूसी, मतलब रुसते ही रहते हैं, जैसे रुस्ता होता है ना, मतलब है ना, रुसना जो होता है, समझ रहे हो ना, ठीक है, कि वो ना रुसते ही रहते हैं। तो बाल्टो स्लाविक रूसी मतलब रुसते ही रहते हैं, है ना। इसलिए अर्मीनी मतलब आर्मी को जोड़ लो इसमें साथ में, मतलब एक ट्रिक से थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है ना। कि अर्मीनी मतलब आर्मी वालों को जो है वो बानी सुनाते रहते हैं, ठीक है। भारत ईरानी वाले लोग जो हैं वो रुसते रहते हैं, इसलिए आर्मी को जाकर बानी सुनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी ट्रिक है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, बट चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे करके ना थोड़ा ईजी हो जाता है याद करना, है ना। तो आपका भारत ईरानी आर्य परिवार जो है ना, ये देखो इसके भी 3 भाग हैं, ईरानी, दर्द और भारतीय, ठीक है। आगे केतुक वर्ग की अगर बात करें तो, ठीक है, केतुक वर्ग की अगर बात करें तो केतुक वर्ग में क्या है, जर्मनिक, आपके इसमें याद रखिएगा। ये तो वैसे ना मैं अगर बताऊँ ना आपको मेन जो याद करना है वो जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखारी, हिंतो और इटालिक, है ना। यहाँ से प्रश्न कैसे बना था कि कौन सा जो मतलब ये कौन सी जो भाषा है, या ठीक है, तो मतलब जो जो केतुम या सतम वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो केतुम वर्ग के अंतर्गत आपकी 6 हैं। अगर आप सतम वर्ग की भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपका केतुम वर्ग जो है वो ऑब्वियस अपने आप ही मतलब निकल जाता है, ठीक है। भारत बाल्टी, बाल्टो से यार बाल्टी भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। भारत ईरान वाले बाल्टी लेके आर्मी वालों को बानी सुनाते रहते हैं, तो ऐसे कुछ आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और जर्मन हो गया, कॉल्टिक हो गया, ग्रीक हो गया, तोखारी हो गया, हिंतो हो गया और इटालिक हो गया, ठीक है। फिर इनके अंतर्गत आने वाले जो ये परिवार है ना, ये जो है आपका इतालवी है ना, फ्रांसीसी है, स्पेनी है, पुर्तगाली है, रोमन। तो यहाँ से ये पुर्तगाली को पूछा गया था, पुर्तगाली जो है ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो इटालिक में जो आपकी जो पुर्तगाली आती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से इसको पढ़ के आगे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है कि अध्ययन की मतलब यहाँ पे आगे है हमारे पास कि भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं तो आपको पता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, पहली बात तो ये मैं बता दूँ, यहाँ पर ना ये जो आपके ये जो दिया है ना, टाइम जो दिया है 2000 ईस्वी पूर्व से 500, तो ये आपका ना गलत है। यहाँ पे 1 मिनट में पेन ले लूँ, यहाँ पर ना ये गलत है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे करिएगा 1500, ठीक है। 1500 से ये है 500 ईस्वी पूर्व,
है ना। फिर वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की अगर बात करें तो 2000 है, तो यहाँ पर भी ये 2000 नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2000 नहीं होएगा, बल्कि यहाँ पर होएगा ये 1500, ठीक है। क्योंकि जो वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है। फिर आती है आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा अबहट, ठीक है। इनका जो समय रहता है आपका, ये है आपका 500 से, तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो इनका जो समय रहता है वो 500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अबहट का, ठीक है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, है ना। और फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, यहाँ पे अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्व जो है वो हट चुका है, ठीक है। ईस्वी पूर्व जो निकल चुका है यहाँ से, तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी है, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है, ठीक है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जो भी मतलब अभी के समय में जो भी भाषाएं हैं ना हमारी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तो ये सारी क्या है हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, जिनका समय 1000 ईस्वी से अब तक का रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, कि भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आपको पता ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी भाषा है इसके 2 आधार है, वैदिक संस्कृत है और आपकी लौकिक संस्कृत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की अगर बात करें तो आपको पता है वैदिक संस्कृत को वैदिक छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृत आदि नामों से जाना जाता है ना। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि संहिता की बात करें तो ऋग संहिता होगी, यजुर संहिता होगी, साम संहिता होगी, अथर्व संहिता होगी। ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या की गई है, ठीक है। हर संहिता के अलग अलग, क्योंकि जो भी हमारी संहिता है ना, ठीक है। तो यार ये जो आप, अगर मैं बताऊं आपको कि अब बार बार मैं संहिता संहिता बोल रही हूँ, तो क्वेश्चन तो ये भी है कि संहिता एक्चुअल में संहिता है क्या, ठीक है। तो संहिता क्या होता है, जो हमारे 4 वेद है, चारों वेदों के जो संयुक्त रूप बनता है ना, उन चारों वेदों के संयुक्त रूप को हम संहिता कहते हैं, ठीक है। हमारा जो हमारे 4 वेद आते हैं ना, ठीक है, आपका उन चारों वेदों का जो है वो संयुक्त रूप जो है वो संहिता कहलाता है, ठीक है। आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद, उन चारों रूपों को क्या कहते हैं हम, संहिता कहते हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या की गई, हमें पता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, मतलब हर एक जो आपका मतलब हर एक जो आपका वेद है ना, उसका अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, मतलब हर एक का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंशित ब्राह्मण है, ठीक है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और यजुर्वेद, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो आपका ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, सामवेद का आपका तांडव और पंचविंशति है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है शुक्ल यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण, फिर कृष्ण यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। आपका उपनिषदों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, मतलब जो भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनका जो अंतिम भाग होता है उसको उपनिषद कहा जाता है। वो उपनिषदों की संख्या बहुत बार पूछी गई है, 108 है, ठीक है। पर मुख्य रूप से आपके 12 ही उपनिषद आते हैं। आपको पता है ईशकेन, तो पहला याद रखिएगा ईशकेन कंठ, ठीक है। 3 याद रखिएगा, ईशकेन कंठ जो है ये पहले 3 है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण को याद रखिएगा, आपको पता है कि ये ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, तैत्तिरीय ब्राह्मण के को भी याद रखिएगा, यजुर्वेद का है ये तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है, ठीक है। उसके बाद आपका मंडूक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मंडूक से आपका क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, कुछ ऐसा वाला लिया गया है ना वहाँ से, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। फिर आपका श्वेता अंतिम वाला जो है, श्वेता में जो है वो आपका भक्ति का उदय माना गया है, ठीक है। तो मतलब जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि भक्ति की उत्पत्ति जो है वो मतलब किस उपनिषद से मानी जाती है, तो श्वेता उपनिषद से जो है वो भक्ति का उदय माना जाता है। श्वेता जो है वो ये 12वां उपनिषद है आपका, ठीक है। मुख्य रूप से वैसे तो 108 है, पर जो मुख्य रूप से आते हैं वो 12 ही हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का परमार्थिक चिंतन निहित है ना। आगे चलें, थोड़ा सा आगे देखें हम कि अगर बात करें इस भाषा में वेद वेदांग अरण्य भी लिखे गए हैं, ठीक है। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, कि जो आपका वैदिक है, वैदिक भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो कुल जो है 52 ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें 13 स्वर 39 व्यंजनों का प्रयोग होता है। प्राचीन भाषा में लिंग वचन कारक है, ये तो इसको छोड़ दीजिएगा, पर जो ये है ना आपका वैदिक भाषा में कुल ध्वनियाँ कितनी है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, 52 ध्वनियाँ हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी वैदिक स्वरों की संख्या जो है वो 14 मानते हैं, ठीक है।
ठीक है। जो वैदिक स्वर है ना वो 14, हमें पता है जो हिंदी में कितने स्वर आते हैं, तो 11 स्वर आते हैं और 33 जो है वो व्यंजन आते हैं, ठीक है। जबकि आपके हरदेव बहारी बोलते हैं कि वैदिक स्वरों की जो संख्या है वो 14 आती है ना। अब लौकिक संस्कृत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि या फिर इसको कल ही करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।